हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जीविका केमिस्ट्री क्लासेस जाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अनसोल्व पेपर सॉल्यूशन के लिए। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आए फिर से मिलने वाले हैं, अनसोल्व पेपर लेकर आ रहे हैं। हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बहुत से यानी 2019 से लेकर के 2023 तक के अनसॉल्व पेपर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 2024 का हमको करवाना है तो वो हम बहुत जल्द आपके पास लेकर आने वाले हैं। और आज हमें शिकायत रहती थी इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कि इंग्लिश मीडियम का सर अनसॉल्व और बना दीजिए, कोई नहीं बनाता है ना। तो आज हम इंग्लिश मीडियम का अनसॉल्व पेपर लेकर आए हैं। 2022 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 2022 का सेट जो है सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग 2022 का सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं क्या कि अनसॉल्व्ड पेपर केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर 2022 सेट फर्स्ट 347 GH, ये इसका कोड है। हम लोग 2022 का अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन लेकर आए हैं, जिसके लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, मैंने सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 के बाद कुछ चैप्टर हमारे सिलेबस से हटा दिए गए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस होता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस का होता है। तो मल्टीपल चॉइस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर सॉलिड स्टेट से है। कहाँ से है? सॉलिड स्टेट से है। तो सॉलिड स्टेट का जो पहला क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। 7 ग्राम NaOH is dissolved in 400 ml solution. The molarity of solution is. तो स्मॉल w की वैल्यू हो जाती है 7 ग्राम और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है और इसका वॉल्यूम दिया गया है 400 ml और आपसे कैपिटल M यानी कि मोलरिटी पूछा जा रहा है। तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है? W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू V। तो स्मॉल w की वैल्यू जो आई वो कितनी होती है आपकी? 7 ग्राम है इंटू 1000 हो जाती है, अपॉन m की वैल्यू 40 है इंटू वॉल्यूम 400 है। तो 0 से 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा 7/4। तो 7/4 का अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 7 जा 28 4 5 1.7 एक सेकेंड, ओ सॉरी 4 4 जा 16 होता है। तो 16 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करते हैं? पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाकर अगर हम डिवाइड करते हैं तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। 7 में डिवाइड करिए, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 टाइम्स जाएगा 64 हो जाएगा, 6 बचेगा, 3 टाइम्स जाएगा 48 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 0.437 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा फर्स्ट का बी का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सी पर चलते हैं। द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो वेलोसिटी की कांस्टेंट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, 1 के डी में चलते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस बेंजामाइड फॉर्म्स, ठीक है ना। अगर बेंजामाइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बेंजामाइड जो होता है वो ये होगा CONH2। इसका हम हाइड्रोलाइज कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में तो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा, COOH, और NH2 जो है एक हाइड्रोजन लेकर के NH3 के रूप में बेंजोइक एसिड इज फॉर्म। अब हम फर्स्ट के ई पर चलते हैं। द रिएक्शन RNH2 प्लस CHCl3, रिएक्शन दी गई है RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, और सोल्यूशन लिया गया है एल्कोहलिक, ठीक है ना। तो जब एल्कोहलिक सोल्यूशन लिया गया है तो ये बनाता क्या है, आइसोसाइनाइड बनाता है, मतलब कि RNC बनेगा प्लस 3KCl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3KOH लेना होगा तो इतना पार्ट हमारा निकल जाएगा। RNC बाहर हो गया है, हाइड्रोजन का 2 और 1 3 और 3 ऑक्सीजन, मतलब कि 3H2O ये बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अच्छा ये रिएक्शन का नेम देना है, तो ये रिएक्शन जो है भैया कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बल एमाइन रिएक्शन है जिसमें आइसोसाइनाइड बनते हैं। और फर्स्ट के एफ पर चलते हैं, फर्स्ट के एफ का फोर्थ सही है। उसने कहा एडिन द बेसेस प्रेजेंट इन आरएनए में कौन कौन से बेस होते हैं, तो आरएनए में एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है, ये होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको कट कर देंगे। और जो दूसरे का बी है, सेकंड का बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हम हेडिंग डालते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको डिफाइन करना है हमको। तो जब हम डिफाइन करते हैं क्या कहेंगे कि व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल solute is added to a pure solvent, कॉमा लगाएंगे, the vapor pressure is lowered, यानी तो वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअर हो जाता है, डाउन हो जाता है, is called lowering of वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो इस बेस पर अगर हम कहें कि क्या बनता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस PS।
P क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और PS है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इक्वल टू P माइनस PS। एंड नाउ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर, द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर, the ratio of the vapor pressure of a solution and of a solution and यानी solution का vapor pressure, the vapor pressure and the vapor pressure of solvent, ratio of the vapor pressure of a solution and vapor pressure of a solvent is called relative lowering of vapor pressure। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे क्या, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो क्या बनेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या, P माइनस PS अपॉन P, अदरवाइज इसको हम डेल्टा P अपॉन P भी लिख सकते हैं। ये हमारा बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। इसके बाद में इसी क्वेश्चन में और कुछ जोड़ रखा है, इन्होंने बताया है कि राइट द एक्सप्रेशन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, इसको शो कैसे कर सकते हैं, तो हम डाल सकते हैं रिलेशन। तो रिलेशन में हम क्या लिखेंगे, हमें राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लिखना है, P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल, या सॉरी मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये फॉर्मूला हमारा इसके अगले पार्ट को शो कर देगा। ठीक है ना, तो इस बेस पर हमारा सेकंड का बी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, सेकंड का बी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस बेस पर हम क्या करते हैं, इसको आगे चलते हैं, साफ करते हैं और सेकंड के सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी पर चलते हैं। सेकंड का सी क्या कहता है, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे कि सेकंड का बी कह रहा था, तो बी तो हो चुका है। सेकंड का से एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हमें एक्सप्लेन करना था, तो हमने आपको इसको डेफिनेशन लिख दी है। हमने लिख इसलिए दिया है कि वीडियो रोक कर हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं, अदरवाइज समय वैसे भी 1.5 से 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है ना, तो उसको समय को घटाने के लिए ऐसा कर देते हैं। क्या दिखा गया है कि ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन विच प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मेंटेन एट 1 एटमॉस्फेयर पर, गैस कोई भी हाइड्रोजन गैस का प्रेशर किया जाए, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन 1 मोल इज, या 1 मोलर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0.00
एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर्स पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0 लिया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पदार्थ का हम SHE ज्ञात कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का 0 लिया गया। इसी सीरीज में सेकंड का जो डी है, राइट द यूजफुलनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस, सेकंड का डी कह रहा है राइट द यूजफुलनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या होता है? इट इज अप्लाइड फॉर द रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड, इसको उस चीज के लिए अप्लाई किया जाता है जो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व्ड होते हैं, घुले हुए होते हैं, आयनिक सब्सटेंस फ्रॉम वाटर, जल में घुले हुए होते हैं, अमॉन्ग्स्ट अदर डिसैलिनेशन प्रोसेस, ठीक है ना, जो अदर प्रोसेस के द्वारा हट नहीं पाते, उनको दूर नहीं हो पाते। जैसे कि आजकल हम लोग RO वाटर पीना पसंद करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर आता है उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, उस इम्प्योरिटीज को समाप्त फिनिश करने के बाद वाटर लेते हैं। तो अदर डिसैलिनेशन प्रोसेस लाइक नेचुरल प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना, इन सब के लिए द मोस्ट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस का मुख्य एडवांटेज क्या है? आर हाई वाटर रिकवरी, यानी वाटर को दोबारा से यूज करना, बार बार यूज करना, सेलेक्टिव डिसैलिनेशन, लो केमिकल डिमांड, जल में कम से कम मात्रा हो केमिकल्स की, एंड लो एनर्जी डिमांड, इनका यूज किया जाता है इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस में। तो इसको कॉपी करो और हम मिलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आपने कॉपी कर लिया होगा, हम लोग आगे मिलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अगला स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है, क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो एक्सप्लेन द स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब हम लोग 3 के बी पर चलेंगे। Write chemical equation of the reaction of dilute and concentrated nitric acid with copper, कॉपर के साथ डाइल्यूट कंसनट्रेट और उसके डाइल्यूट और कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करानी है। तो हम लोग लिखते क्या है? 3Cu प्लस 8HNO3, 8HNO3 ये डाइल्यूट की कंडीशन में रिएक्ट करेगा। जब डाइल्यूट की कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो कॉपर नाइट्रेट बनाता है, यानी 3CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, और प्लस 2NO। कैसे? नाइट्रोजन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 6 में से इधर नाइट्रोजन 8 है, तो प्लस 2NO निकल जाएगा। प्लस अब बारी आती है किसकी? वाटर मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, तो यहां पर हो जाएगा 4H2, ये डाइल्यूट के साथ होगा। यहीं पर अगर हम Cu प्लस HNO3 और ये हम कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2NO2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारी 4 है, तो यहाँ पर 4HNO3 लेना होगा, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन की बात आती है तो यहाँ पर आपका 2H2 होगा। ये हमारा 3 का बी हो जाता है। 3 के सी की बात करते हैं। तो जो 3 का सी है उसमें कहा कि एक्सप्लेन यूनिडेंटेड लिगेंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यूनिडेंटेड लिगेंड को हमें एक्सप्लेन करना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स, है ना, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो इसमें बड़ी ही सिंपल सी परिभाषा, डेफिनेशन बनेगी कि जब
वन डोनर एटम है तो उसको मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स कह सकते हैं। तो क्या होगा, इन ए लिगेंड इफ वन डोनर atom in a ligand if one donor atom is present called unidentate or monodentate ligands। ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक डोनर एटम प्रेजेंट हो, ओनली वन डोनर एटम प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड और मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल पर हम लेते हैं कि सबसे पहले हमने H2O लिया, तो इसका जो नेम है वो एक्वा होता है और इसमें जो डोनर एटम है वो O है, ऑक्सीजन है। इसके बाद हमने NH3 ले लिया, NH3 का नेम एमाइन होता है। क्या होता है भैया, एमाइन होता है और एमाइन का डोनर एटम है वो N होता है। और एग्जांपल देते हैं, CO ले लिया, कार्बन, यहां पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड ना कह के कार्बोनिल, ठीक है ना, क्या ये कार्बोनिल है और इसमें जो डोनर एटम है वो क्या है, O है। ROH लिया तो ये एल्कोहल होगा, एल्कोहल, और डोनर एटम हमारा O होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाते हैं हमारे यूनिडेंटेट के। थर्ड के D की बात करते हैं, थर्ड का D, ठीक है। तो थर्ड के जो D में है, मुझे साफ करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये इतना, अगर इसके एग्जाम्पल हम साफ कर देते हैं तो हमारा थर्ड का डी यहीं पर आ जाएगा। आपने नोट कर ही लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा, थर्ड का डी। थर्ड के डी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताना है। तो ग्लूकोज जो होता है हेक्सोज शर्करा शुगर में आता है। तो ये OH, OH और H, H, CH2H, H, OH, OH और H। इसका जो नेम होगा वो नेम बनेगा ये बीटा डी ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 और 6 है ना। और यहां पर आता है फ्रक्टोज का अगर हम स्ट्रक्चर देते हैं तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। फ्रक्टोज बनता है H, OH, OH, H, OH, CH2, OH और H, CH2। ये फ्रक्टोज, फ्रक्टोज।
पूरा बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर देते हैं, तो इसको मैं साफ करता हूं। तो ग्लूकोज जो होता है, मेरा 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये 6 मेंबर्ड का स्ट्रक्चर होता है, इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर अल्फा एंड बीटा इन एनालॉजी विद पायरॉन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर। ये मिस्टर हावर्थ ने दिया था, तो ये हावर्थ स्ट्रक्चर हो जाता है। Whereas fructose is ketohexose. Fructose is ketohexose and has 5 membered 1 2 3 4 5 5 membered cyclic structure furanose ring analogy, जो समानता रखता है टू कंपाउंड फ्यूरॉन की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसको हम साफ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। 4 के ए में कहा गया द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज 1.1 वोल्ट, ई नॉट इज इक्वल टू है 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन हमको दी गई है, यानी कि डेल्टा जी हमसे पूछा जा रहा है, और जो रिएक्शन दी गई है वो Zn सॉलिड प्लस Cu डबल पॉजिटिव, ये एक्वस हो चुका है, और ये बना रहा है Zn2 प्लस ये एक्वस और Cu सॉलिड। इस बेस पर जो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFe। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एन क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। और एफ जो है वो फैराडे नंबर है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, वो फैराडे नंबर है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब हमको कुछ करना नहीं है, सीधे वैल्यू रखना, -2 × 96500 × 1.1 वोल्ट। अब इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2123 जूल इतनी एनर्जी आती है डेल्टा जी। और अगर हम इसको 2123.00, ठीक है, और इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 3 किलो जूल ये हो जाएगी एनर्जी। तो ये हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ का ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं फोर्थ के बी पर। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का बी है वो आपका है राइट शॉर्ट नोट इलेक्ट्रोफोरेसिस कोएगुलेशन आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं, फोर्थ के सी की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सी, तो इसको मैं साफ करता हूं क्योंकि फिर हो नहीं पाता। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपका कंप्लीट रहा। फोर्थ का सी कह रहा है कि राइट द मेथड ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन एंड द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना, एनिलीन का नाइट्रेशन करवाना है। क्या करवाना है? नाइट्रेशन करने की बात कर रहा है, वो भी एनिलीन की। तो हेडिंग फोर्थ का सी, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का हम नाइट्रेशन करवाते हैं, तो नाइट्रेशन आपको जैसे पता है और पता होना भी चाहिए कि HNO3 और H2SO4 की साथ में ही करवाते हैं, साथ में एक आध कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज प्रेजेंस ऑफ
कैटलिस्ट में एसिटिक एनहाइड्राइड दिया गया है CH3CO का होल ट्वाइस। एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस वी गेट पैरा नाइट्रो एनिलीन, वी गेट पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो एनिलीन का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है, NH2, ये हमारा एनिलीन है और इसका हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं CH3CO का होल ट्वाइस O की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन ऑब्टेन होता है। आर्थो एंड पैरा नाइट्रो NH2NO2 प्लस NH2NO2, ये आर्थो नाइट्रो एनिलीन है और ये बनता है पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये माइनर में बनता है और ये मेजर बनता है। तो यहां पर हमने जो लिखा कि पैरा नाइट्रो, वी गेट पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड आर्थो भी लिख सकते हैं, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। लेकिन मेजर प्रोडक्ट में पैरा बनता है और माइनर प्रोडक्ट में हमारा आर्थो बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ का डी, फोर्थ के डी की बात करते हैं। तो फोर्थ का जो डी है वो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो फोर्थ के डी में कहा गया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द फॉलोइंग। ग्लूकोज की रिएक्शन दिखाना है NH2OH और HCN के साथ में। तो फोर्थ के डी की बात करते हैं। डी का फर्स्ट नंबर डालते हैं कि ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH। NH2OH को हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं NH2OH को। तो देखिए ग्लूकोज में का फॉर्मूला होता है CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। इसको हम रिएक्ट कराते हैं NH2OH से। तो अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दें H2NOH, इसी को हमने उल्टा लिखा, तो उल्टा लिखने का प्रोसेस क्या है? देखिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा H2O हमारा माइनस में हो जाएगा और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH प्लस CHOH होल 4 CH2OH। दैट्स नेम ग्लूकोज ऑक्सिम और प्लस H2O, ये हो जाएगा। और इसके जो सेकेंड पार्ट में दिया गया है तो हम लिख सकते हैं क्या? ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो CHO CHOH होल 4 CH2OH रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन CHOH और CHOH का होल 4 CH2H। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देता है। और इसका जो नेम होगा ये हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हमारा बन जाएगा। इस बेस पर जो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना है इसको हम मतलब फोर्थ का डी पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए कह रहा डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं।
क्या होता है, तो हेडिंग पहले डालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ESSU, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लिखे हैं, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, the minimum excess pressure that has to be applied, that has to be applied, to be applied on the solution, on the solution, the minimum excess pressure that has to be applied on the solution to prevent the entry, टू प्रिवेंट द एंट्री, किसकी एंट्री होगी, सॉल्वेंट की हो सकती है ना, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट, एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की एंट्री को प्रिवेंट करता है, वो भी किसके द्वारा करेगा, into the solution, into the solution through the semi permeable membrane, शॉर्ट में हम लोग इसको SPM बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is called the osmotic pressure, is called the osmotic pressure. The minimum excess pressure that has to be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi permeable membrane, solution को solvent से सेपरेट रखने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी क्वेश्चन में आगे और जोड़ दिया है कि इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर हेडिंग डालते हैं रिलेशन बिटवीन osmotic pressure and molar mass of solute, इन दोनों में क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू ठीक है ना, according to Boyle half ला क्या होता है, V प्रोपोर्शनल 1/P या फिर P प्रोपोर्शनल V प्रोपोर्शनल 1/P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वांट हाफ ला, V प्रोपोर्शनल T क्या हो जाता है, V प्रोपोर्शनल T, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T/P, P को इधर मिलाया तो क्रॉस मल्टीप्लाई में PV इक्वल टू ST। S क्या है, S एक कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। इफ n मोल ऑफ सॉल्यूट टेकन, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, इफ n मोल ऑफ सॉल्यूट टेकन हो जाएगा PV इक्वल टू NST, एक ये बनता है। फिर वेयर
वेयर n इक्वल टू W अपॉन m। तो अगर हम n की वैल्यू W अपॉन m रखते हैं तो ये हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ n। तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू WST अपॉन m। ये रिलेशन बनता है किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 4 मार्क्स का होता है, 5 का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 5 के सेकेंड पार्ट पर चलने वाले हैं। 5 के सेकेंड पार्ट पर चलने वाले हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमारा, सेकेंड पार्ट में है क्वेश्चन, पहले तो इसको साफ करना पड़ेगा, आपने कॉपी कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फाइव का बी। 5 के बी में क्या कह रहा है कि राइट द यूनिट एंड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले तो हम लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके रेट कांस्टेंट को वेलोसिटी कांस्टेंट का वो देते हैं हम। a reaction whose rate does not a reaction whose does not depend on the concentration, a reaction whose does not depend on the concentration of the reactants called zero order reaction। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस Cl2 एरोमार्क 2HCl। ये रिएक्शन हमारे जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट राइट द यूनिट भी लिखना है इसकी हमको। तो जब राइट द यूनिट के तो हमने लिया लेट रिएक्शंस। तो लेट रिएक्शन लिया क्या, A इक्वल टू प्रोडक्ट। माना कि कोई हमारे पास सब्सटेंस A है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये हो जाएगा क्या, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल। किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पर। लेकिन इस रिएक्शन में पहले ही कहा गया कि डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, तो a की पावर 0। अब a की पावर 0 है, तो अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो dx अपॉन dt इक्वल टू k a की पावर 0, है ना। तो a की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू k। अब हम इसकी यूनिट लिखते हैं। यूनिट के लिए क्या रखा हुआ है, k रखा हुआ है, तो k मतलब dx हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल पर लीटर।
ठीक है, मोल पर लीटर अपॉन dt टाइम है, टाइम की वैल्यू क्या होती है, सेकंड हो जाती है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड, अदरवाइज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये ठीक है। तो ये हमारा 5 का बी भी कंप्लीट हो जाता है और अब हम लोग 5 के सी पर चलते हैं। अब हम लोग 5 के सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सी है कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो 5 का सी, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of transition elements is ns1 to 2 n-1 d 1 से 10। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। उसने पूछा डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इतना हमने कवर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पर चलते हैं, इसी के 3 कैरेक्टर्स को देना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 में क्या कहते हैं, all transition elements have typical metallic structure and metallic properties, except mercury Hg, ठीक है, एक्सेप्ट Hg। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे डबल एल और यहाँ भी मेटालिक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट Hg। मरकरी क्योंकि ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट बट मरकरी इज ओनली प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, है ना, इसलिए एक्सेप्ट में आ जाता है। नंबर 2 की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। Their atomic radii, जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती है, आर इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की होती है, S से कम होती है और P से ज्यादा होती है। they have high MP and BP। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 4 की बात करें, their
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, their first ionization energy are higher than those of s block elements and less than those of p block एलिमेंट्स। इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक की अपेक्षा हायर होती है और पी ब्लॉक की अपेक्षा कम होती है। नंबर 5, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नंबर 6 की बात करते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं। प्रॉपर्टीज तो बहुत हैं, 12-15 प्रॉपर्टी, 12 एंड 15 प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, बट हमसे केवल 3 प्रॉपर्टी पूछे गए हैं और हमने आपको 6 प्रॉपर्टीज दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 के डी की बात करते हैं, तो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। और अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, ठीक है ना। तो जब हम इसके आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का डी है, क्वेश्चन नंबर 5 के डी में वर्नर्स थ्योरी दी गई है। वर्नर्स थ्योरी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बेटा क्या है कि हमारा वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अगर हम वर्नर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करने लगेंगे यहाँ पर राइट करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये आपको चैप्टर नंबर 5 पर मिल जाती है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है, आपके पास नहीं लिखी है, आपके नोट्स में नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, तो आप हमारे नंबर 8533049772 पर अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम, ज़्यादा नहीं मैं जानकारी आपसे लेना चाहूँगा, अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिखकर और क्वेश्चन भेज दीजिए वर्नर्स थ्योरी का। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, इसका आंसर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हो जाता है लेंदी, फिर और भी ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, और कंप्लीट करने के साथ साथ हमारे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो दोस्तों एक बार आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठे अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे और आप इसका फ़ायदा लें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। और आप जब कमेंट्स करें तो मैं चाहूँगा कि आप एक कमेंट्स भी करें, और कमेंट्स करते समय अपना नेम एंड डिस्ट्रिक्ट नेम ज़रूर लिखें, मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, और ये भी लिखें कि आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, राइट द प्रोसेस केमिकल इक्वेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गिविंग लेवल डायग्राम, आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर क्लोराइड। ये क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, इसका है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, जो कि अब हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। 6 के ए के अथवा की बात करते हैं। 6 के ए के अथवा है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ
3 इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड देयर 2 यूजेस। ये भी हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है और ये भी हमारे चैप्टर सिलेबस से आउट ऑफ हो चुका है। तो हमारा 6 नंबर का जो ए और उसका और है अथवा है वो हमारे सिलेबस से आउट ऑफ हो चुका है। हम लोग 6 के बी की बात करते हैं। 6 बी में कह रहे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो पहली हेडिंग है हमारी, इसका फर्स्ट पार्ट है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स का डिहाइड्रोजिनेशन करना है, ठीक है ना। तो इसमें शॉर्ट नोट क्या है, आइए थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। टॉपिक था हमारा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। तो क्या लिखा आपने कि प्राइमरी एल्कोहल्स अपॉन रिएक्ट विद एसिड्स, प्राइमरी एल्कोहल्स एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं टू लॉस ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स लॉस करते हैं टू फॉर्म एल्कीन्स और एल्कीन्स बनाते हैं। These reactions are known as dehydrogenation or dehydration of alcohols। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं CH3CH2OH, ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है यानी प्राइमरी एल्कोहल है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाए। एक एग्जांपल और देता हूं CH3CH2CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 के एग्जांपल में, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2 एल्कीन्स बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 6 के बी का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। 6 के बी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम 6 के बी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। आपने इसे कॉपी कर लिया होगा और आगे हम चलते हैं 6 के बी के, क्योंकि वीडियो हमारा ऑलरेडी बड़ा हो जाता है, हमने आपको पहले भी बताया था। अब हम सेकेंड पार्ट पर हैं, 1 आवर्स करीब हो चुके हैं। और सेकेंड है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन हमेशा, हमने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में भी बता चुके हैं, नाइट्रेशन हमेशा HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में किया जाता है। तो अगर हम फिनॉल हमारा 2 टाइप से रिएक्ट करता है। फर्स्ट डाइल्यूट HNO3। तो अगर हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं यहाँ पर, तो OH प्लस HNO3 कौन सा है भैया, डाइल्यूट है। तो ये आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है, NO2 प्लस OH और NO2 प्लस वाटर। इसका नेम होगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम इसके बी पार्ट की लेते हैं कंसंट्रेट HNO3, तो क्या रिएक्ट करेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना देता है OH प्लस 3HNO3, कंसंट्रेट H2SO4 भी प्रेजेंस होता है और ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है OH NO2 एंड NO2। इसका नाम होगा TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्लस 3H2। ये नाइट्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी करो और इसी के बेस पर हम लोग 6 के बी का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 6 के बी के थर्ड पार्ट पर, जो कि हमारा
to 4 मार्क्स की कंप्लीट हो चुकी रिएक्शन। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो 6 के बी का थर्ड पार्ट, इसमें कहा गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो लिखते क्या है, व्हेन, यहां से लिखते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन, व्हेन क्लोरोबेंजीन react with acetyl react with acetyl chloride, acetyl chloride, when chlorobenzene react with acetyl chloride in the presence of लुइस एसिड, ओनली एसिड भी लिख सकते हैं, यहां पे लुइस एसिड दे दिया। इट विल प्रोड्यूस it will produce आर्थो एंड पैरा क्लोरो एसीटोफेनॉल प्रोड्यूस करता है। कि व्हेन क्लोरोबेंजीन, तो इसको अगर हम देखते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन यानी Cl को रिएक्ट करवाते हैं CH3COCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स की प्रेजेंस में, तो आर्थो क्लोरो एसीटोफेनॉन यानी Cl और COCH3 प्लस Cl और COCH3, आर्थो एंड क्लोरो एसीटोफेनॉन, आर्थो एंड पैरा क्लोरो एसीटोफेनॉन ऑब्टेन होता है। ये हमारी हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और -HCl रिड्यूस हो जाता है। इस प्रकार से हमने 6 के बी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो छठवें के बी का, 6 के बी का, और पहली हेडिंग दी गई है कोल्बे रिएक्शन, है ना। कोल्बे रिएक्शन दी गई है, तो कोल्बे रिएक्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें लिखते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड is react with CO2 at 400 Kelvin and high pressure 400 Kelvin at high pressure to form sodium salicylate, SALICY salicylate, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, which is treated with, जब इसको ट्रीट किया गया इसके साथ में, treated with HCl to form, HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो टू फॉर्म आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक
एसिड, और इसी का दूसरा नेम है सैलिसिलिक एसिड, ऐसे सैलिसिलिक एसिड टू फॉर्म। अब सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्शन दिखाते हैं। ONA कहां से मिला होगा, पहले सोडियम फेनॉक्साइड ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट करवा दें, किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो माइनस का H2O निकल जाएगा और सोडियम फेनॉक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। अब सोडियम फेनॉक्साइड जो है वो ट्रीट करते हैं इसको, रिएक्ट विद CO2 एट 400 केल्विन एंड हाई प्रेशर पर। तो बनता क्या है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट, OH और COO, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इसको जो सोडियम सैलिसिलेट मिला, इसे हम ट्रीट करते हैं HCl के साथ। इसके साथ, तो सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेन, OH और COOH माइनस NaCl, इसका नाम होगा सैलिसिलिक एसिड। ये है सोडियम सैलिसिलेट और ये है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। ये है हमारी कोल्बे श्मिट रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन से पूछा गया, बट कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों नेम लिख दिए हैं। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं, तो इसे आपने कॉपी कर लिया होगा। इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है रीमर टाइडमैन रिएक्शन। सेकंड, रीमर टाइडमैन रिएक्शन, रीमर टाइडमैन रिएक्शन। When phenol react with CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म और CCl4 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक बेस to form salicylic acid or सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलेट बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टाइडमैन रिएक्शन। आइए रिएक्शन करवाते हैं। व्हेन फिनॉल OH रिएक्ट विद CHCl3 प्लस कास्टिक बेस के लिए 3 NaOH ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक बेस, तो ये बनाएगा सैलिसिल्डिहाइड, OH और CH, ये हो गया सैलिसिल्डिहाइड प्लस 3 NaCl बाहर हो जाएगा प्लस 3H2 2H2। और यहीं पर अगर हम फिनॉल को, इफ फिनॉल react with CCl4 in the presence of caustic base to form OH COO, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है,
प्लस 4 NaCl प्लस 2H2। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड पार्ट भी फिनिश होता है। और अब इसका जो थर्ड पार्ट है, विलियमसन सिंथेसिस के बारे में पूछा जा रहा है। ये ईथर बनाने की मेथड होता है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया और कॉपी कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्स का बी का और का थर्ड पार्ट, विलियमसन क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाते हैं इससे हम। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद, व्हेन एल्काइल हैलाइड react with सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ethers, to form ether known as Williamson synthesis। एक जनरल रिएक्शन देते हैं, RX प्लस या सोडियम एल्कोक्साइड RONA प्लस XR एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड। ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये एल्काइल हैलाइड है। रिएक्ट कराएंगे, ठीक है ना। रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? ROR प्लस NaX। फॉर एग्जाम्पल C2H5ONA प्लस BrC2H5, इतना निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? C2H5O C2H5 प्लस NaBr। ये हमारा बन जाता है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो आप लोग इसे कॉपी करो। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए। अभी भी हमारे पास 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो 4 क्वेश्चन में क्या बचा हुआ है, आइए देखते हैं कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड वुर्ज फिटिंग रिएक्शन विद क्लोरोबेंजीन। तो पहली हेडिंग हमारी बनती है हैलोजिनेशन। ठीक है ना। हैलोजिनेशन का मतलब हुआ कि क्लोरोबेंजीन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं हैलोजन के साथ तो Cl2 अगर हमने लिया, क्या ले लिया भैया? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ClCl प्लस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ऑप्टेन, ठीक है। ये मेजर होता है, ये माइनर बनता है। इसको नाम देंगे आर्थो डाइक्लोरो, या फिर ऐसा ना करके अगर IUPAC नेम दें तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और ये हो जाएगा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसी की दूसरी हेडिंग पर है नाइट्रेशन। सेकेंड पॉइंट है नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको पता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि नाइट्रेशन HNO3 के साथ होता है। किसके साथ होता है? HNO3 के साथ होता है। तो हमने ले लिया कंसंट्रेट HNO3, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑब्टेन होगा, Cl और NO। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है इसका, या आपने कॉपी कर लिया होगा। इसका थर्ड पार्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं हमेशा, Cl प्लस H2SO4, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस Cl SO3H। इसका नेम होगा आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये होगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी का जो फोर्थ पार्ट है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग 6 के और में कर चुके हैं। ठीक है, तो 6 के और से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसका 5th पार्ट देखते हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है, आप देख लेना, बार बार कराने का कोई मतलब नहीं बनता। वुड्ज फिटिंग रिएक्शन, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। वुड्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, व्हेन alkyl halide react with aryl halide, suppose the CH3X with sodium metals in the presence of ether। तो अगर हम इसको उल्टा लिख दें, ClCH3 लिख दें, तो देखिए इतना पार्ट निकल जाए, CH3 प्लस 2NaCl, तो यहाँ पर बैलेंस के लिए 2। ये वुड फिटिंग रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का ए कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन इसे आप कॉपी करें और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का बी है उसमें कह रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मोनोमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएल्केन्स। तो इसमें आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शन देनी है आपको, जो कि आपको चैप्टर नंबर 6 पर मिल जाएंगे, है ना। चैप्टर नंबर 6 पर आपको मिल जाएंगे। अगर ये आपको आपके पास, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर आपको ये रिएक्शन नहीं मिलती हैं तो आप हमारे 8533049772 पर व्हाट्सएप कर दें, अपना नेम लिखें एंड डिस्ट्रिक्ट नेम लिखें और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आता है और आप उसमें कंफ्यूज हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम समाप्त की जाएगी, इमेज दी जाएगी या फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा आपसे वादा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी नहीं, 7 के बी का और 7 के ए का और 7A और
इसमें आपको SN1 और SN2 की मैकेनिज्म देना है जो आपके पास ऑलरेडी होगी, और नहीं है तो जैसा मैंने व्हाट्सएप के लिए बोला आप वहां से हमसे ले सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बी का फर्स्ट कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। RCHO प्लस डॉट 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 खाली जगह दे दी गई है प्लस 3OH है, एरो मार्क RCOO और प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3 ये दिया गया है फर्स्ट रिएक्शन। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हमको कंप्लीट करना है भैया। तो जब हम कंप्लीट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये रजतीकरण रिएक्शन है, सिल्वराइजेशन। तो यहां पर होगा 2AgNH3 का होल ट्वाइस, 2AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस है, और ये होगा 3OH माइनस, और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये फिल करना है, ठीक है। सेकंड वाली में सेकंड रिएक्शन है हमारी, सेकंड CH3 CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड होता है, ये क्रोमिल क्लोराइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और खाली जगह दे रखी है, एरो मार्क लगाया है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और बना रहे हैं बेंजल्डिहाइड CHO बना रहे हैं। तो इसको अगर हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो ये होगा, रिंग होगी CHO HCl2 का होल ट्वाइस, और ये हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी का जो थर्ड पार्ट है, बेंजीन को रिएक्ट करवाया जा रहा है CO प्लस HCl से, AlCl3 अथवा CuCl की प्रेजेंस में। तो ये तो बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन करेगा, CHO हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसी का फोर्थ पार्ट में रिएक्शन दी गई है, खाली जगह एरो मार्क लगाया, एरो मार्क के ऊपर दे रहे H2 और PdBaSO4 की प्रेजेंस में हो रही है, और बना तो भैया सेम कंपाउंड रहे, बेंजल्डिहाइड CHO ही बना रहे हैं। तो क्या लिया होगा, यहां पर बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, क्या लेंगे, COCl, बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाते हैं। तो यहां पर प्लस Cl और हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाते हैं तो हमें ये रिएक्शन ऑब्टेन हो जाती है। नंबर 5 पर है RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, एरो मार्क खाली जगह है, और फिर से एरो मार्क लगा है हाइड्रोनियम आयन के साथ में, और बन रहा है RCHO, एल्डिहाइड बन रहा है।
तो बीच में SnCl2NH RCH डबल बॉन्ड NH, ये कंपाउंड। तो ये हमारा और ये है, ये ब्लैंक जगह, खाली जगह जो हमने भर दी। तो 7 के बी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। 7 के बी के और का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। 7 के बी, अब इसका और देख। क्वेश्चन नंबर 7 के बी के और पर चलते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, जिसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, अपने सेम टॉपिक पर पहुंचने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट में दिया गया है 7 के बी का और का फर्स्ट, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन कि when aldehyde or ketones are reacted with, when aldehyde or ketones are reacted with, यानी जब एल्डिहाइड और कीटोन्स आर रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेड विद जिंक अमलगम, देन दे गेट जिंक amalgam, then yet get reduced to hydrocarbons, then get reduced to hydrocarbons when aldehyde or ketones are reacted with zinc amalgam, then get reduced to hydrocarbon. This reaction is known as Clemenson reduction. एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CHO, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है और इसको रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन हमेशा हाइड्रोजन के साथ होता है। जिंक अमलगम के लिए ये लिया इन, और HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, कह रहा हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट CH3CH3 प्लस H2O, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 कम हो रहे हैं, तो यहां पर हम 4 ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आगे का आ गया वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन
तो SVZ, presence of red phosphorus, react with chlorine or bromine, react with chlorine or bromine, react with chlorine or bromine.